हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे डे 66 रहने वाला है। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमारी प्रीवियस वीडियो में बच्चों के डाउट्स थे या फिर कमेंट्स थे, उन सब के बारे में। तो काफ़ी कमेंट्स मुझे थोड़े से जेन्युइन लगे और मुझे लगे कि हाँ, इनका रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि बच्चे डाउट में है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक भाई है शुभम वर्मा नाम से, जिन्होंने कमेंट किया कि भाई मेरे 10th में और अ, मेरे फादर के आधार कार्ड में और मेरे आधार कार्ड में मेरे फादर का नेम डिफरेंट है। मतलब चाहे सरनेम हो, चाहे स्पेलिंग एरर हो, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, उसमें एक ही चीज़ हो सकती है। आप अपने फादर का सबसे पहले तो आप अपने फादर का आधार कार्ड चेंज कराओ, ठीक है? मतलब उसमें करेक्शन कराओ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है? और अगर नहीं होता तो ये एफिडेविट बनाना पड़ सकता है, जिससे ऐसा प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई, ये जो नाम है वो सेम है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी विजय कुमार एक साथ लिखा होता है, फिर विजय और बीच में गैप, फिर कुमार ऐसा होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। नॉर्मल सा एफिडेविट लगता है बस, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि करेक्शन करवा लो, ठीक? और ये करेक्शन आपका कैफ़े में जाके आप पता करोगे किस तरीके से करना है, क्या करना है, आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको डीबी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ये मेन डीबी से रिलेटेड था, इसलिए मैं आपका रिप्लाई किया, ठीक है? और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई जब हम डिक्टेशन करते हैं तो उसके बाद जो हम एनालाइज़ करते हैं वो किस तरीके से करें? मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि किस तरीके से हमने उसको एनालाइज़ करना है, किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि हमारा जो है वो कितनी मिस्टेक्स आ रही है, ठीक है? तो देखो, ऑनलाइन भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप डायरेक्टली जाके डिक्टेशन सुनो, फिर उसको टाइप करो, तो आपको ऑटोमैटिक ही सारा कुछ डिक्टेशन बता देगा, सारा कुछ बता देगा कि आपकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, आपने क्या कहाँ-कहाँ पे कौन-सी गलती करी है, चाहे वो स्पेलिंग एरर हो, चाहे वो कैपिटल वाले वर्ड्स जो होते हैं उसमें एरर हो, ठीक है? तो आप या तो वहाँ से कर लो। दूसरा तरीका क्या है, जब आप डिक्टेशन लिख देते हो, फिर उसके बाद ना उसको डिकोड करो। उसको डिकोड करो और उसमें देखो कि आप कौन-सा वर्ड नहीं पढ़ पा रहे, तो उसमें सर्कल कर दो, ठीक है? और जहाँ पे आपका प्रॉब्लम, मतलब जैसे एक जगह लीड लगा के चला ली डिक्टेशंस, और फिर देखो कि हाँ भाई, वो सब लिखा है नहीं लिखा। पहले पढ़ो फिर डिक्टेशन सुनो, पहले पढ़ो फिर डिक्टेशन सुनो। जो नहीं लिखा उसमें सर्कल मारते चले जाओ। फिर लास्ट में देखो कितने सारे सर्कल्स हो गए। सर्कल जितने कम उतनी अच्छी एक्यूरेसी, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी एनालाइज़ कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से नहीं करना चाहते, ठीक है? वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा बेटर है, आपका टाइम बचता है उसमें। और ये है कि एक ऐसे इस तरीके का फ़ील आता है कि हाँ भाई, हम एग्ज़ाम सेंटर में ही बैठे हुए हैं और उस तरीके का एक माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है? तो आप ऑनलाइन जाके भी ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो बोलते हैं कि भाई थोड़ा ये महँगा है, ये फिर ऐसा-वैसा है, तो देखो भाई, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमें खुद से करना पड़ता है, चाहे वो हमारा टाइम हो या फिर पैसा हो, ठीक है? अगर आप अभी पैसा देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है, मतलब मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है उसमें, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा, अगर हो सके तो ऑनलाइन प्रेफ़र करो। आपको ऑनलाइन ज़्यादा बेटर समझ आए। और एक भाई का कमेंट था कि भाई एग्ज़ाम बहुत पास आ गया और मेरी जो इम्प्रूवमेंट है इंग्लिश में वो बढ़ नहीं रही। तो भाई, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, क्या आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट है? अगर आपको 2 या 3 महीने हो रखे हैं कोर्स खत्म करे, और आप सोच रहे हो कि आप एकदम टॉपर बन जाओगे इंग्लिश में, देखो थोड़ा बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ज़्यादा माइंड को प्रेशराइज़ मत करो। एकदम प्रेशर मत लो माइंड में कि हाँ भाई, करना ही करना है, करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। आप अपना प्रैक्टिस सेशन लगाते रहो, मॉक लगाते रहो, जो रूल्स है वो पढ़ते रहो। कहीं न कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और जहाँ रही इम्प्रूवमेंट की बात, जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है ना भाई, फिर उसके तुरंत बाद आपको क्या करना होता है, जब भी कोई सब जैसे चैप्टर रिवाइज़ करते हो, तो उसी समय चैप्टर जैसे ही रिवाइज़ किया, उसके तुरंत बाद उसके क्वेश्चन्स लगाने कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ें मिस कर दी, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, कि कहीं जैसे कई काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, कोर्स खत्म हो गया, सीधा मॉक लगाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न होती है, कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, वो उस कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है? तो जैसे कोर्स खत्म होता है, फिर चैप्टर वाइज़ रूल्स पढ़ो और उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाने। जैसे मैं आपको देता ही हूँ कि जैसे आज नाउन दे दिया, क्वेश्चन टैग दे दिया, तो उसके क्वेश्चन भी लगाने, ठीक है? रूल्स तो पढ़ने, रूल रटने नहीं होते हमें, इतना ध्यान रखना। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई जब मैं मॉक देता हूँ या देती हूँ, जब मैं मॉक देता हूँ तो उसमें कभी मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, कभी मेरे कम मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है? और अगर मैं उसको एनालाइज़ करूँ तो कितना टाइम दूँ कि मैं उसको पूरा एनालाइज़ कर सकूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो बोलूँगा, देखो एनालाइज़ सबसे बेस्ट तरीका है अपना स्कोर को इम्प्रूव करने का, कि अपनी गलतियों को देखना कि हमने कहाँ पे गलती करी है, ठीक है? तो एनालाइज़ तो करना ही करना है, भले ही आप पूरा टाइम लगा दो। बट मैं बोलूँगा जीएस को एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश और रीज़निंग पे फ़ोकस करो, ठीक है? इंग्लिश को अच्छे से पूरा चाहे वो 100 के 100 क्वेश्चन है, उसको पूरा एनालाइज़ करो। चाहे आपको 2 घंटे लगे, चाहे ढाई घंटे लगे, एनालाइज़ करना ज़रूर है। बस जो एनालाइज़ करो, उसको ये ऐसा पढ़ो कि उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? जभी भी एनालाइज़ करते हो, उसको किसी नोट में लिखो, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जब आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करोगे, ठीक है? और जो आप बोल रहे थे कि भाई कभी इंक्रीज़ हो रहा है स्कोर, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा चलता रहता है। ऐसे ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमें
कई बार ऐसी चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो उसमें आपका स्कोर थोड़ा कम हो सकता है। बट अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है? तो आप फिलहाल सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो और अपना और बराबर से रिवाइज़ करते रहो हर चीज़, ठीक? तो ये आपका ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहता है। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि ग्रेजुएशन के साथ क्या हम स्टेनो की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हो भाई, अगर आप ओपन से करते हो, मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, तो उसमें आप इज़िली कर सकते हो, मतलब स्किल तो आप इज़िली सीख सकते हो, काफ़ी टाइम मिल जाता है और अपनी जो सीबीटी है वो भी पढ़ने का काफ़ी टाइम मिल जाता है, ठीक है? जो ओपन से करते हो मेरे ख्याल से देखो, जो मैं भी ओपन से करता था, तो मैं लास्ट के 2 मंथ ही पढ़ता था। ठीक है, जब हमारा एग्ज़ाम होता था तो डेढ़ या 2 महीने पहले ही मैं एक किंग चैंपियन नाम से बुक आती थी, तो उसको पढ़ता था, तो वो सफिशिएंट होता था कि हाँ भाई, ग्रेजुएशन में 60 प्लस परसेंट आ जाती थी, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा, आप इज़िली कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 66 रहने वाला है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 66 रहने वाला है। सबसे पहले बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आज आपको? सिनोनिम, एंटोनिम करने और इडियम फ्रेजेस करने। कम से कम 35 प्लस तो करने ही करने, ठीक है? ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। बस शर्त ये रहेगी कि आपको रिवीजन जरूर करनी है, ठीक है? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ के कल परसों भूल जाओगे, तो रिवीजन मस्ट, ठीक है? और साथ में क्या करना, आज क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है, उसके रूल्स प्लस क्वेश्चंस लगाने। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं भाई, ठीक है? क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिले या फिर फाइंडिंग एरर्स में मिले, मगर मिलेगा जरूर, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ो, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, एक ही दिन में कवर हो जाता है, ठीक है? और साथ में क्या करना है, 3 एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाने या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने, ठीक है? अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, फाइंडिंग नंबर्स करने और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन लगाने हैं, साथ में 4 एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाने या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने, ठीक है? ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों को मिला के कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारी रीजनिंग में, ठीक है? और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। और कुछ भी इसमें नया लगता है तो उसको नोट डाउन जरूर करना है। फाइंडिंग नंबर्स में, ब्लड रिलेशन में करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज ज्यादा कुछ नहीं, आपने सिर्फ करंट अफेयर टॉपिक पढ़ने, ठीक है? करंट अफेयर में जनवरी, फरवरी और मार्च, इनको मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, इनको इतना पढ़ लो कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर चाहे हमारे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन हो या फिर हमारे गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली हो, कोई स्टेट का कुछ इलेक्शन हुआ हो तो उसमें कौन चीफ मिनिस्टर, कौन क्या बनाए, ठीक है? या तो कहीं जीआई टैग मिला हो या तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो, हर चीज जनवरी और फरवरी, मार्च, इन तीनों में से कोई भी हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कोई सा अदर टूर्नामेंट हो, हर चीज पढ़नी है इसमें, ठीक है? करंट, इसलिए मैंने सिर्फ बस करंट अफेयर दिया है, ताकि आप डिटेल में जितना भी हो उतना पढ़ो इन 3 महीनों का, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। और कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट जरूर करना है, ठीक है? नोट जरूर बनाने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है? तो ये आज का आपका टारगेट। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को काफी अच्छा लगा और आप प्रैक्टिस काफी अच्छे से कर रहे हो। सैटरडे संडे में कोई टारगेट नहीं देता, आप सबको पता है, और होप सो आप लोग उस दिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे। आपका जो प्रीवियस डेज का रिमेनिंग रहता है, आप उसको क्लियर करते होंगे और अच्छी खासी प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है? सैटरडे संडे में ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा आपको रिवीजन और ये जो हमारी वोकैब होती है इंग्लिश की, वो उस पर ध्यान देना है, ठीक है? वोकैब पर ही सब कुछ डिपेंड है। वोकैब और रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इन 2 पे पूरा इंग्लिश का है। जो इंग्लिश है वो टिकी हुई है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है तैयारी, ठीक है? रीजनिंग तो आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। और अब तो टाइम सेक्शन का भी हो गया, तो आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है? तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।